नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। 350 करोड़ की टेक्सटाइल फैक्ट्री जो है नीमच के जावद के मोरन में लगने वाली, इसको लेकर देखा जा रहा था कि फैक्ट्री को लेकर जहां एक तरफ रोजगार को लेकर क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिलने वाली थी, इसी बीच देखा गया कि धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। जनता के मन में मोरवन डैम के पानी को लेकर एक डर पैदा हो गया कि मोरवन डैम का पानी दूषित होगा, पानी दूषित के साथ डैम में पानी की कमी हो जाएगी, क्षेत्र में कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाएगी। इसको लेकर देखा लगातार हम जो है आम जनता से लगाकर फैक्ट्री मालिक की बात भी आप तक पहुंचा। इस वक्त हमारे साथ में जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है उज्जैन के राजेश जी राठौर हमारे साथ में मौजूद है। हम इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ शासन के निर्देश होते हैं और जनता के मन में जो डर है उसको लेकर क्या कुछ कहना। सबसे पहले हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। नमस्कार सर, जिस तरह की 350 करोड़ की टेक्सटाइल फैक्ट्री लगने जा रही है, क्या कुछ क्षेत्र की जनता को फायदे मिलेंगे इधर? देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत प्रायोरिटी का सेक्टर है। और आपको जैसा कि पता होगा कि हमारा एक बहुत बड़ा नाम रहा है इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर में। दुनिया को हमने कपड़ा पहनाया इतिहास में, और अंग्रेजों ने उस व्यवस्था को पलट दिया और फिर अंग्रेजों के साथ हमको हमारे कपड़ा आता रहा है वहां से। अब हम वापस से पुराने गौरव को सरकार प्राप्त करना चाहती है और टेक्सटाइल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे रही है। इसका एक दूसरा कारण ये भी है कि टेक्सटाइल सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजन होते हैं, जो आज सभी सरकार की प्राथमिकता में है कि जो भी युवा वर्ग है उसको ज्यादा से ज्यादा रोजगार की अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराएं। तो सुविधि रेयान एक बहुत अच्छी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और बहुत सफलतापूर्वक चल रही है। और वो एक पूरा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क यहाँ पे नीमच में मोरवन में बना रही है। वो जगह चिन्हित की गई और जब उनको नियमानुसार पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए आवंटित की गई है। और यहाँ पे फाइबर से लेके आखिरी जो कपड़ा हम पहनते हैं वो तक एक ही जगह पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम में बनेगा। और ये प्रथम फेज है। मुझे उम्मीद है कि सफलतापूर्वक ये कमीशन होगी और फिर इसका और भी आगे चलेगा। इसके बेनिफिट जनता को क्या मिलेंगे क्षेत्र के लिए? देखिए, इसके डायरेक्ट बेनिफिट तो सबसे अच्छा ये है कि लगभग 350 करोड़ का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। दूसरा, लगभग कम से कम 2000 लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। जब इंडस्ट्री जनता का जो सवाल है, आप कह रहे रोजगार मिलेगा, लोगों के मन में भ्रांति बैठ चुकी है स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता है। क्या नॉर्म्स होते हैं और क्या इनकी नियम की शर्तें होती जमीन आवंटन के समय? सर देखिए, नॉर्म्स स्पष्ट है और तथ्यों पर आधारित है। मिनिमम 70% जो रोजगार है वो स्थानीय लोगों को दिया जाता है और दिया जाता है। मेरे पास, मैं किसी भी इंडस्ट्री का आप जिसका बोलेंगे मैं उसका डाटा आपको दे देता हूँ। इन चीजों में मतलब आशंकाएं ज्यादा होती है, तथ्य कम होते हैं। अभी भी जो फैक्ट्री पे वहां पे काम चल रहा है बाउंड्री का, वहां पर मैक्सिमम लोग जो है वो स्थानीय लोग ही काम कर रहे हैं, स्थानीय लोग ही काम कर रहे हैं। और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तो उनको फोन लगा के बोला गया कि आप काम पे मत जाइए, है ना। तो सारे लोग स्थानीय काम कर रहे हैं। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि आप काम पे मत जाइए, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दे रहे। दूसरा सवाल, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उसको स्थानीय लोग ही पूरते हैं ताकि उनकी अवेलेबिलिटी तत्काल होती है, वो ज्यादा छुट्टी पे नहीं जाते। नहीं होता है तो सबसे बड़े एक माहौल बना दिया गया कि सिर्फ फैक्ट्री देने के समय बोला जा रहा है जनता को रोजगार नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो क्या विभाग के एक्शन क्या होते हैं फैक्ट्री के खिलाफ? देखिए, विभाग जो भी उनको सहायता करता है उसके लिए तो मैंडेटरी है कि उनको 70% मिनिमम स्थानीय लोगों को रोजगार देना ही है। तो अगर नहीं होता है तो जो नियमानुसार हमारी कार्रवाई है वो होती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि लोगों को रोजगार नहीं मिला है। मैं तो पूरा संभाग को देख रहा हूँ, अभी इंदौर संभाग को भी देखता था, तो सारे जिलों में इंडस्ट्री लोकल लोगों को रोजगार। दूसरा अहम सवाल है सर, यहाँ पे आप जानते हैं कि मोरवन डैम जो है पेयजल और सिंचाई दोनों के लिए काफी जाना जाता है। लोगों की कई ये क्षेत्र डेवलपमेंट का मेन कारण वो माना जाता है। ऐसे में फैक्ट्री यहाँ आ रही है, लेकिन लोगों के मन में डर हो गया कि डैम का जो पानी है वो फैक्ट्री को दे दिया जाएगा तो पेयजल और सिंचाई को लेकर एक संकट जनता के सामने होगा। तो कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या नॉर्म्स रहेंगे? अगर किसी साल पानी कम गिरता है, अकाल की स्थिति होती है, तो विभाग के क्या नॉर्म्स होंगे? अगर एग्रीमेंट होगा तो क्या वो शर्तें होंगी? सर देखिए, ये अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य है कि मोरवन डैम का पानी देना फैक्ट्री को प्रस्तावित है जी। कितना पानी देना प्रस्तावित है ये कोई भी बात नहीं कर रहा है जी। भाई, जो मोरवन डैम का जो कैपेसिटी है उसका 0.25% छोटा सा हिस्सा होता है। मतलब आप 100 रुपए में 54 के बराबर पानी पूरे साल उस इंडस्ट्री को लगेगा। कंपलसरी है या पहले सिंचाई और पेयजल के बाद दिया जाएगा? तो पहले तो मैं ये बता रहा हूं कि इतना कम क्वांटिटी का पानी उसमें लगेगा, ठीक है। नंबर 2, जो डेढ़ उसका अमाउंट रहता है उसमें से दिया जाएगा। और तीसरा ये है कि जो प्राथमिकता है वो सबसे पहले पेयजल की है, उसके बाद सिंचाई की है और अंतिम प्राथमिकता जो है वो इंडस्ट्री की है। और सिंचाई के लिए भी आप देखते हैं, आप ही सार्वजनिक जीवन में मात्र 4 महीने दिक्कत आती है, बाकी 8 महीने सिंचाई के लिए कहीं कोई इशू नहीं होता है। तो जहां भी ऐसा होता है कि जब दोनों में चुनने की स्थिति होती है तो निश्चित ही सरकार
उसको इंडस्ट्री की बजाय किसानों को सिंचाई को और पेयजल के लिए चुनती है। मैं एक दो चीज और महत्वपूर्ण यहाँ जी। बताना चाह रहा हूँ कि जो एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे लगभग 4,127 करोड़ के उससे लागत से सैंक्शन हुआ है, वो है नीमच जावद सिंचाई परियोजना। इसमें नीमच जावद और आगे का जो सिरोलिया जी। गांव है, सिंगोली। सिंगोली गांव है, वहां तक के लगभग 1,08,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वो सिंचाई की यहाँ पे बड़ी योजना आ रही है, जिससे मोरवन डैम का जो लोड है वो और कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, और वो बहुत जल्दी 3-4 साल के अंदर वो कमीशन हो जाएगी, वर्किंग में आ जाएगी। एक बहुत महत्वपूर्ण काम मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार का चल रहा है, जल जीवन मिशन, जिसमें हर घर पे टेप से पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। तो उसकी वजह से जो पेयजल का जो स्ट्रेस है अभी मोरवन डैम पे, वो भी काफी मात्रा में खत्म हो जाएगा। तीसरा एक महत्वपूर्ण काम मोरवन डैम को लेके ये चल रहा है कि जो उसकी कच्ची नहरें हैं उनको 7 करोड़ की लागत से अगले 2 सालों में पूरा पक्का कर दिया जाएगा, और उसका काम भी पूरा टेंडर वेंडर जारी हो गए। तो उससे क्या होगा, लगभग 2 एमसीएम पानी जो अभी अपव्यय हो रहा है, खराब हो रहा है कच्ची नहरें होने की वजह से, अब वो नहरें पक्की बन जाएगी तो 2 एमसीएम पानी और बचत हो जाएगा। और इस बचे हुए 2 एमसीएम में से ही मात्र 10% पानी 2,000 लोगों के मिनिमम रोजगार के लिए स्थापित होने वाली इंडस्ट्री को दिया जाना प्रस्तावित है। तो जब आप तथ्यों के आधार पर देखेंगे नहीं, तो लेकिन आपको किसी साल अगर बारिश नहीं होती है, वाटर लेवल कई बार देखा जाता है डैम खाली भी रहता है, वाटर लेवल डाउन है, तो उस समय क्या इंडस्ट्री को बिल्कुल नहीं दिया जाएगा पानी, बंद रहेगी? बिल्कुल बंद रहेगी, उसको अन्य संसाधनों से दिया जाएगा, और नहीं भी दिया जा सका तो फैक्ट्री बंद। ये आपसे आश्वासन देने या आपका नॉर्म ये है? स्पष्ट है, ये नॉर्म से सरकार की पॉलिसी है। हाँ, सरकार के लिए आम आदमी, किसान हमेशा पहली प्राथमिकता में। अगला सवाल करेंगे। ये बताया जा रहा है कि कई दिनों से भ्रांति चल रही है कि जो फैक्ट्री लगेगी तो फैक्ट्री से जो अवशेष निकलेंगे और गंदा पानी निकलेगा वो डैम में डाल दिया जाएगा या जमीन में छोड़ा जाएगा। क्या कुछ नियम की टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो इस फैक्ट्री के लिए क्या नियम होगा? जैसा आपने बोला कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ जी। चुकी है, ये जो पूर्वाग्रह है लोगों के, ये पुरानी घटनाओं पे या फिल्मों में देख के जो चीजें होती है उसके आधार पर, आज की जो हम तकनीक के युग में रह रहे हैं, आप गाड़ी खुद जो पहले बहुत सारा धुआं छोड़ती थी, आज इलेक्ट्रिक कार में हम लोग आ गए हैं। तो टेक्नोलॉजी इतनी सॉलिड हो गई है और इतनी प्रॉपर हो गई है। अब जेडएलडी करके टेक्नोलॉजी मैंडेटरी है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। जेडएलडी का मतलब होता है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। तो जितना भी पानी उसमें उपयोग किया जाएगा उसमें जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, कोई डिस्चार्ज होगा ही नहीं किसी भी तरीके का। ये अपने क्षेत्र में कहीं है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज? क्योंकि कई फैक्ट्रियां देखी जाती है, लोगों में डर होता है नालों में जाता है पानी। अभी नीमच में यहाँ पर इसमें नहीं है, पहली फैक्ट्री। हाँ, यहाँ पे टेक्सटाइल की एक बड़ी यूनिट है, इसमें आएगा। लेकिन जो जहाँ पर है, हमने यहाँ के लोगों को ऑफर दिया है कि हम आपको विजिट करा देते हैं कि किस प्रकार से जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। एमपी में कहाँ है? नीमच में आई थिंक सुविधि में है, और भिलवाड़ा में है, बगल में झील में है, यहाँ पर बदनावर के पास में विक्रम उद्योगपुरी में है। आपको सब जगह जहाँ पे निकलेगा उसमें नहीं निकलेगा, बिल्कुल लास्ट में वो स्लज बच जाता है, और वो स्लज भी या तो सीमेंट फैक्ट्री को चला जाता है या फिर जो रेमकी करके एक इंडस्ट्रीज है उसको देना मैंडेटरी। मिला के जमीन में डालने वाली बात नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल उसका पूरा साइंटिफिक उसका निस्तारण किया जाता है। और इसमें एक चीज मैं और बता रहा हूँ, टेक्सटाइल के जितने भी बायर होते हैं वो इंटरनेशनल बायर होते हैं। तो इंटरनेशनल बायर की ये मैंडेटरी है कि ये इंडस्ट्री को खुद ही पालन करना पड़ता है, अदरवाइज वो बायर उनसे खरीदते नहीं है। तो ये सब उनको पालन करना पड़ता है, और इसका ऑनलाइन फीड उनको देना पड़ता है। वो खुद देखते हैं बायर जितने भी है कि ये प्रॉपर नॉर्म्स का पालन कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रीटीज है कि ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंडस्ट्रीज को हम लोगों को प्रमोट करना है। तो जो भी एक्सपोर्ट होता है या बड़े बायर है वो सारे कंप्लायंस देखने के बाद ही ये सारी चीजें करते हैं। हमने आज भी ऑफर किया इनको कि हम सारा का सारा पब्लिक डिस्प्ले में कर देंगे, आप खुद उसको देख सकेंगे। मतलब आप पूरा, जैसे हम बड़े शहरों में जाते हैं तो एयर क्वालिटी क्या है आप देख सकते हैं। नहीं, ऐसी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रक्रिया जो जिस फैक्ट्री में चल रही है, अब वहाँ के वीडियो और बहुत सारे टेम्पलेट, बहुत सारी चीजें होती है, वो पब्लिक में सर्कुलेट क्यों नहीं कराते? क्योंकि पब्लिक में डर पैदा हो गया है। तो कम से कम आपके विभाग की तरफ से ऐसी कोई टेक्नोलॉजी के वीडियो भी बने होंगे, उस प्रक्रिया को पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश करें। बिल्कुल, वो हमने किया है, और हमने, जैसा कि मैंने बताया, वीडियो भी उस पर भी शंका की जा सकती है, इसलिए हमने ऑफर किया है इनको कि आप हमारे साथ चलिए, जहाँ जेडएलडी है हम वहीं आपको विजिट करा देते हैं। आप पूरी प्रक्रिया एंड टू हम आपको छोड़ देंगे, आप खुद ही देखिए।
और जितना नकारात्मक देख सकते हैं उतना नकारात्मक देखिए, आसपास के लोगों से बात करिए, हमने पूरा उनको आश्वासन एक एमडी सर सवाल है कि वहां पे पास बता रहे हैं शिक्षा और चिकित्सा है, इसको लेकर भी बोले इस पे असर पड़ेगा, तो नॉर्म्स क्या होता है फैक्ट्री और क्या असर पड़ेगा या डेवलपमेंट होगा, दोनों में से क्या बोलेंगे? देखिए डेवलपमेंट होगा। आजकल ये दौर है जहाँ पे एजुकेशन और इंडस्ट्री के कोऑर्डिनेशन की बात चल रही है, ताकि बच्चे सीख सके, इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में कन्वर्ट हो सके या स्किल वर्कफोर्स के रूप में कन्वर्ट हो सके। तो इंडस्ट्री और उनका कोलैबोरेशन होना बहुत जरूरी है। तो चिकित्सा और शिक्षा दोनों पे बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दो तरीके से प्रभाव पड़ेगा, एक तो बच्चे को इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलेगा, दूसरा जब 2000 लोगों के आय बढ़ेगी, उनके जेब में पैसा आएगा, हर महीने पैसा आएगा, तो निश्चित ही वो अपने बच्चों की एजुकेशन में खर्च करेंगे, अच्छे स्कूल संस्थान बनेंगे। जो यहाँ पे हायर क्लास के लोग रहेंगे वो भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अच्छे स्कूल्स, अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज, अच्छी कॉलोनीज का यहाँ पर विकास होगा, जिससे मोरवन का ओवरऑल एक आवंटन प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है कि लोगों के साथ कई बार लोकल में जो फैक्ट्रियां लगती है, एमपीआईडीसी को छोड़ के अगर बात करें तो उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, कोई भी जमीन आवंटन अगर करती है तो वहां पे एक सुनवाई की जाती है, पंचायत की एनओसी लगती है। इस पूरे मामले में कोई भी आवंटन को लेकर भी अवैध तरीके से आवंटन के आरोप लग रहे, तो वाकई में प्रक्रिया होती क्या है एमपीआईडीसी की? नहीं, निश्चित ही देखिए प्रक्रिया होती है। जी। तो शासन जो है वो उद्योग विभाग को औद्योगिकरण के लिए, औद्योगिक इकाइयों को स्थापना के लिए इंडस्ट्री देता है, जमीन देता है, और फिर एमपीआईडीसी जो भी निवेशक है उनसे बातचीत करके किस तरह का प्रोजेक्ट है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, फ्यूचर का प्लान क्या है, उनका प्रोजेक्ट प्लान क्या है, ये सब देखने के बाद कितनी सही में उनको जमीन की आवश्यकता है उतनी जमीन उनको आवंटित करती है, और ये पूरी प्रक्रिया का पालन करके नियमानुसार किया जाता है। जहां तक आप पब्लिक की बात कर रहे हैं, तो वो भी अभी इसमें स्टेप अगला आएगा। जब इसका एनवायरमेंट क्लियरेंस Complete का हो होगा, जाएगा। तब उस समय पब्लिक हेयरिंग होगी, लोगों से बातचीत की जाएगी, पंचायत एनओसी का वो भी सब सारी चीजें होगी सारी उसमें। प्रोसेस होगा। हाँ, सारी अभी वहां पे देखा जा रहा था, कल जो विवाद हुआ था उसके बाद आपकी 4 घंटे भी बैठक चली है, ग्रामीणों बातचीत करके आपने आपसी सामंजस्य कर एक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने की प्रयास करी, क्या कुछ बातचीत रही, फाइनल डिसीजन क्या रहा सर? देखिए पूरी, जैसा आप बता रहे 4 घंटे हमारी बातचीत हुई, जी। तो 4 घंटे की बातचीत में ये समझ में आया कि तथ्य नहीं है कुछ भी, सिर्फ आशंकाएं हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जबकि हुआ कुछ भी नहीं। सिर्फ बाउंड्री बन रही है उससे, पत्थर से और सीमेंट से, वो बहुत सिंपल सा वहां पे काम है, कुछ ऐसी चीज नहीं है। तो जितने भी उनकी आशंकाएं थी वो सुनी सुनाई बातों पे थी, उनमें तथ्य कुछ भी नहीं था। तो प्रशासन के माध्यम से हमने जो भी तथ्यात्मक स्थिति थी उनके सामने रखी, और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे बहुत अच्छे और अनुभवी लोग ने भी इस चीज को समझा, और उन्होंने इसमें सकारात्मक पहल करते हुए मदद का आश्वासन दिया है, और उन्होंने कहा है कि इस विषय को हम जल्दी समाधान करके यहाँ पे विकास हो सके, हम भी उसमें भागीदारी सुनिश्चित आप करेंगे। हमारे क्षेत्र की जनता को अंतिम क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए मैं तो सभी से यही अनुरोध करूंगा, मैं भी भारत का नागरिक हूँ, भारत एक महत्वपूर्ण दौर में है, हम 2047 तक एक विश्व शक्ति बनने के हम संकल्प लिए हुए हैं। तो ऐसे में इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं हमारे विकास को बाधित करती है और अनावश्यक विवाद क्रिएट करती है। पूरी पूरी दुनिया ये मान रही है कि अगला दौर जो है इंडिया का दौर है। तो अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि ये दौर मध्य प्रदेश का है कि नहीं है, नीमच का है कि नहीं है, मोरवन का है कि नहीं। तो जितना ज्यादा हम इस दौर का फायदा उठाएंगे, जितना ज्यादा इस टाइप की चीजों का विकास की गतिविधियों में पार्टिसिपेट करेंगे, उतना हम लोगों का भला होगा। तो सभी लोग इन चीजों को आशंकाओं से देखने की बजाय सकारात्मकता के आधार से देखें, तथ्यों के आधार पर देखें, एविडेंस के आधार पर देखें, सुनी सुनाई बातों के आधार पर इन चीजों का मूल्यांकन नहीं करें। कहीं कोई आशंका है तो जो भी जिम्मेदार अधिकारी उनसे बात कर ले, हम लोग समाधान अभी डैम के पानी को लेकर अल्टरनेट ऑप्शन भी दिया, कभी आप फाइनल, मतलब कुछ लोग बता रहे हैं कि डैम का पानी देने का फाइनल एग्रीमेंट हो गया है, हकीकत क्या, और क्या अल्टरनेट कोई ऑप्शन भी तलाशने की कोशिश करेंगे? निश्चित ही हमने ये आश्वस्त किया है जो भी लोगों को कि भाई अभी थोड़ा सा हट वाली स्थिति हो गई है कि नहीं साहब, डैम नहीं का देना। हमको पानी देना ही नहीं है। क्यों नहीं देना, उसका जवाब? वो किसी के पास जवाब नहीं है कि क्यों नहीं देना। मैंने आपको बताया कि बहुत छोटा सा अमाउंट वहां से पानी लिया जाएगा, लेकिन अभी हट जैसी स्थिति बन गई है। तो हमें देखिए बातचीत से विमर्श करने की हमारी संस्कृति है, काम करने की। तो हमने उनको बोला है कि जो भी सुटेबल विकल्प होगा, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आ रहा है, सुटेबल विकल्प होगा तो हम वहां से उपलब्ध होगा तो वहां से उपलब्ध करके, हमारा काम है कि विकास की गतिविधि यहाँ पे हो सके। तो मोरवन से ही लेना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, जहां से भी नियरेस्ट जगह से उपलब्ध हो जाएगा वहां से लेंगे।
ताकि यहाँ पे रोजगार के अवसर सृजित। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ में एमपीआईडीसी के उज्जैन के जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेश जी राठौर हमारे साथ में थे। जनता के मन में 350 करोड़ की टेक्सटाइल फैक्ट्री को लेकर लगातार जो सवाल उठ रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन के दौरान जो बातें जनता तक जा रही थी, जनता के मन में कई तरह के डैम के पानी को लेकर चिंताएं सता रही थी, रोजगार को लेकर सवाल उठ रहे थे और क्षेत्र के जो विकास की चीजें, शिक्षा, चिकित्सा पर प्रभाव को लेकर जो बातचीतें चल रही थी, उन सभी कयासों को लेकर अपनी बात रखी और शासन के नियम को लेकर आम जनता को आश्वासन दिया है कि कोई भी नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, बल्कि उल्टा क्षेत्र की जनता को रोजगार मिलेगा। और डैम के पानी को लेकर जो बात है, पहली प्रायोरिटी हमारे क्षेत्र की जनता की पेयजल होगा, बाद में सिंचाई होगा, सिंचाई के बाद में अगर पानी बचता है तो फैक्ट्री को दिया जाएगा। इसको लेकर आज बैठक भी करी गई थी। बैठक के बाद में आम जनता के बीच भरोसा लाने को लेकर लगातार जो आज एसडीएम प्रीति संघवी से लगाकर यहां पर एसडीओपी जो है रोहित राठौर सहित पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, ग्रामीणों के साथ बातचीत कर आपसी सामंजस्य बनाने का प्रयास किया गया।